हाय एंड हेलो, वेलकम वंस अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नए मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी के साथ फिर से एक बार हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। देखो भाई, इनकम एक फैक्टर है जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। ये बात समझ लीजिएगा कि इनकम के जब बेसिस पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की, तो हमारे सामने दो गुड्स होते हैं, नॉर्मल होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। तो उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप यहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम के रेफरेंस में फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड होगा, देखिएगा। ई, अब यहाँ पे आप आई लगाना चाहते हैं तो आई लगा सकते हैं, वाई लगाना चाहते हैं तो आप वाई भी लगा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इनकम का सिंबल किसे मानेंगे। मैं यहाँ पे वाई लगा रहा हूँ, बहुत जगह आई होता है। तो फॉर्मूला होता है इसका, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वही प्राइस वाला फंडा, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया। अगर हम इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखें, यादों को जो हमने ड्राइव किया था, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं दैट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इनटू वाई अपॉन क्यू। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस मैंने प्राइस की जगह पे क्या लगा दिया है, इनकम लगा दिया है, ठीक है। उसी तरीके से देख लो भाई कैसे कैसे पूरा का पूरा गेम होगा। वाई हो गया और क्वांटिटी डिमांड हो गया। जैसे मान लेते हैं इनकम 100 तो क्वांटिटी डिमांड 10, इनकम 200 तो क्वांटिटी डिमांड 20। नॉर्मल गुड्स का केस मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 क्या हो गया, वाई हो गया, 200 क्या हो गया, Y1 हो गया, 10 क्या हो गया, Q हो गया, और 20 क्या हो गया, Q1 हो गया। आपको डेल्टा y निकालना है तो कैसे निकलेगा, y1 माइनस वाई, और डेल्टा q निकालना है तो कैसे निकलेगा, q1 माइनस q, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर लेंगे, हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। बाकी आपके लिए y क्या है, तो इनिशियल इनकम, ठीक है, और q क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा q क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, और आपका डेल्टा y क्या है, तो आपका चेंज इन इनकम। तो आपका इनिशियल इनकम, इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम। उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा। और ई वाई या ई आई आप इसे क्या कह सकते हो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट्स इट, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। बाकी यहाँ पे भी 3 सर्कमस्टांसेस आपके सामने आएंगे, ठीक है, समझ लीजिएगा, हमारे इनकम में और क्वांटिटी डिमांड में चेंज, ठीक है। अगर हमारे इनकम और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो इक्वल है, फर्स्ट केस, अगर दोनों की वैल्यू क्या है, अगर इक्वल है, तो हमारे लिए ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा ये डिमांड, ठीक है। दूसरा केस कि अगर जो हमारी इनकम है, इनकम में चेंज ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम है, क्या है, that if the proportion of income spent on good increases as income increases, मतलब इनकम बढ़ रही है तो खर्च भी बढ़ रहा है, तो जो इनकम इलास्टिसिटी है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। और थर्ड केस में अगर आप इस केस को रिवर्स कर देते हो तो आपके इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन तीनों पॉइंटर्स को याद रख लीजिएगा। तो आप रफली भी यूं ही अपने नॉलेज के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कि इनकम और डिमांड में अगर सेम चेंज है, जैसा इनकम चेंज हुआ और डिमांड भी इक्वल बढ़ा, जैसे इनकम 10% से बढ़ गया, डिमांड भी 10% से बढ़ गया, तो यूनिटरी इलास्टिक। और अगर इनकम 10% से बढ़ा बट डिमांड यहाँ पे 5% से बढ़ा, ठीक है, तो स्टिल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा। क्या माना जाएगा, ये इलास्टिक माना जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाला क्या माना जाएगा, इन इलास्टिक माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कौन कौन से केसेस में होता है, तो जनरली ये जो सेकंड वाला केस है ना, ये लग्जरी आइटम्स में ज़्यादा काम करता है, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला केस है वो नेसेसिटी वाले गुड्स में थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए जो नेसेसिटीज़ है, जैसे मेडिसिन हैं, फूड है, जो इनकम इन इलास्टिक होता है, एक्चुअली नेसेसिटी गुड्स इनकम इन इलास्टिक होते हैं, ठीक है। और जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जो कंफर्ट गुड्स होते हैं, वो बेसिकली इनकम क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये फंडा आपके इनकम इलास्टिसिटी का है, दैट्स इट।
अगर इनकम इलास्टिसिटी याद रख लीजिएगा ज़ीरो हुआ, बहुत बार आपके लिए कहा जा सकता है कि हाँ जी अगर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो उससे हमें क्या समझना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी ज़ीरो है देन इट सिग्निफाइज दैट द डिमांड फॉर द गुड इज़ क्वाइट अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम, विच मीन्स देयर इज़ चेंज इन इनकम बट देयर इज़ अ नो चेंज इन डिमांड। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो तभी ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रहेगी। दैट्स इट। क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपको ये इनकम वाला फंडा समझ में आया होगा। आप इसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट इलास्टिसिटी की तरफ जिसका नाम है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम बात कर रहे हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आप समझिए कि यूज़ कहाँ किया जाता है। इन जनरल हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मिलती है और हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मिलता है। जैसे इनकम की एक स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, प्राइस की एक स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की एक स्पेसिफिक वैल्यू हो गई। लेकिन व्हाट इफ़ हमें क्वांटिटी या किसी भी चीज़ की एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलती, एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ मिलती है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि जो आर्क इलास्टिसिटी है वो हर जगह यूज़ नहीं होगा। ऑफन वी मे बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ओवर सम स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डिमांड वैल्यू रेदर दैन एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए बहुत बार एक स्पेसिफिक पोर्शन की बात होती है, बहुत सारे क्वांटिटीज़ की बात होती है रेदर दैन कि हमें एक सिंगल पॉइंट दिया जाता है। तो अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक पोर्शन है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ क्वांटिटी है, तो अगर वहाँ पे अपने कोई इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हम आर्क का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। आप ग्राफ से थोड़ा सा अच्छे से समझोगे, देखो ज़रा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा डिमांड कर्व लीनियर नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे को ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी दे दी गई और स्पेसिफिक प्राइस दे दिया गया तो हम तो फाइंड कर लेंगे। लेकिन व्हाट इफ कहा गया कि देखो भाई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, और इनके बीच में ये पूरे के पूरे पोर्शन की हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे किसी स्पेसिफिक पॉइंट या फिगर की नहीं फाइंड करनी, पूरे के पूरे पोर्शन की, ठीक है। इस पूरे के पूरे एरिया की अगर आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इसमें आर्क इलास्टिसिटी ही आपकी मदद करने वाला है और कोई मदद नहीं करेगा। बट स्टिल इसका एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो होगा ना, ठीक है। एक सबसे टॉप और जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट होगा वो तो होगा ना। तो इसलिए हम इन दो पॉइंटर्स की वैल्यू को लेके इस बीच के वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा कि हर चीज़ के लिए फॉर्मूला है तो याद रख लीजिएगा इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला देख लीजिएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू आर्क मेथड इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ आपके सामने देखो, अगर हम इन दो पॉइंटर्स को लेके चलते हैं तो एक क्वांटिटी ये हो गई, एक प्राइस ये हो गया, और एक क्वांटिटी ये हो गई और एक प्राइस ये हो गया। तो आपके सामने कितने क्वांटिटीज़ और कितने प्राइस? तो दो क्वांटिटीज़ दो प्राइस, ठीक है। एक क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, प्राइस 1 और प्राइस 2। तो इसी के अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा फॉर्मूला सेट करोगे। फॉर्मूला क्या है? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। आप इस फॉर्मूले का सहारा ले लीजिए, ये सारी वैल्यूज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी अगर अपने मन से अज्यूम करना चाहो तो वैल्यूज़ को अज्यूम कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए, आर्क मेथड से आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू तुरंत झटपट आ जानी है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी आर्क इलास्टिसिटी। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगा होगा। इसमें ज़्यादा कोई 30 मार्क हाँ वाला काम नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलास्टिसिटी की तरफ, जिसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम ओन प्राइस की बात कर रहे थे, अभी हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर चेंज होता है, मतलब सब्स्टिट्यूट में चेंज होता है या कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है, तो हमारे इलास्टिसिटी की वैल्यूज़ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज़ करना है। आपको याद होगा जब मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ाया तो इस लेक्चर में आप देखोगे तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में मैंने आपको रिलेटेड गुड्स का डेफिनेशन बताया था। तो उसमें बताया गया था दैट रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच क्रिएट क्रॉस प्राइस इफेक्ट। दैट्स पे यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सहारा लिया जाता है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए बात करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो भाई, जब हम क्रॉस की बात करते हैं तो दो गुड्स होंगे, कोई एक गुड्स तो होगा नहीं। ठीक है, सपोज दैट एक कमोडिटी एक्स हो गया तो एक कमोडिटी वाई हो गया। ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये तो फिक्स है ना कि हम किसकी क्वांटिटी लेके चलेंगे और किसकी प्राइस को लेके चलेंगे। तो सपोज दैट हम x की क्वांटिटी को लेके चल रहे हैं और y के प्राइस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी में आपको पता ही है कि दो क्वांटिटी आती है, एक हमारे पास Q1 होगा तो दूसरा Q2 होगा। प्राइस में भी दो प्राइस होंगे, P1 होगा और P2 होगा। ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस, और चेंज्ड क्वांटिटी और चेंज्ड प्राइस। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बड़ा ही इजी है, आपने ये फॉर्मूला ऑलरेडी पहले कर रखा है। ठीक है, याद है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता था, कमोडिटी एक ही थी, उसी की क्वांटिटी उसी की प्राइस। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि किसी की कमोडिटी और किसी के प्राइस को हमें लेके चलना है। तो फॉर्मूला लगभग सेम है। अब देख लीजिएगा, जैसे ई मैं यहाँ पे पॉइंट छोड़ रहा हूँ, हमने क्या पहले बनाया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यह लिखा था, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये लिखा था एकदम शुरुआत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी तो किसी और का है और प्राइस किसी और का है, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। आप यहाँ पे इसको सिंबल के फॉर्म में दिखा सकते हो, और प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। और यहाँ पे अब आप ईपी नहीं लिखेंगे या ईडी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ईसी या फिर ईडीसी भी लिख सकते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करने का एक वे है, आप जैसे प्रेजेंट करना चाहो वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। आप इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट ई सी इज इक्वल टू, याद है ना, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस तो अलग अलग कमोडिटी का है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू किसका होगा, एक्स का, क्यू किसका होगा, एक्स का, पी किसका होगा, वाई का, और डेल्टा पी किसका होगा, वाई का। बन गया आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। इसमें आपको और भी ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ईसी क्या हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी क्यू एक्स, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, then original price of commodity y, then change in price of commodity y and change in quantity of commodity x। तो ये पूरा का पूरा फंडा आपके क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करता है। इसमें और भी ज़्यादा आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एक थ्योरेटिकल अप्रोच से क्वेश्चंस पूछ देता है, आप फॉर्मूलाज नहीं लगा पाएंगे। तो जनरली देखा गया है, कुछ पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ, इन पॉइंटर्स को अगर आप नोट कर पाएँ तो अच्छी बात है। अगर कोई भी कमोडिटी एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एकदम परफेक्ट, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं, एक जगह पे हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे जो उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। लेकिन वो कमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट हाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट ज़रूर हैं, मतलब काफ़ी करीब है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट और क्लोज में अंतर होता है। ठीक है,
जैसे सपोज दैट कैमल का ये जो स्केच पेन है, सॉरी डोम्स का जो स्केच पेन है, पता चला हम कैमल्स का ही लेके आ गए, ठीक है, और सेम कलर ही है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन इसके जगह पे ये क्या आप कह सकते हो, क्लोज कह सकते हो, कलर सेम नहीं है ना, ठीक है, तो ये फंडा हो जाता है। तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो ध्यान रख लीजिएगा इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा मतलब इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो उस केस में वैल्यू पॉजिटिव तो होगी लेकिन ये इलास्टिक ना हो के, ज़्यादा ना हो के क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर अनरिलेटेड है, क्या है, अनरिलेटेड मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है कमोडिटीज़ के बीच में, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की कोई बात ही नहीं होगी, तो इस केस में वैल्यू इनकी क्या हो जानी है, ज़ीरो हो जानी है, क्या हो जानी है, ज़ीरो हो जानी है। ठीक उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो जाएगी, ठीक है, कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट, याद रखना सब्स्टिट्यूट के अपोजिट होता है, सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमेशा एक साथ ही चलने वाले होते हैं। इट्स लाइक कि आमतौर पे एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते, एकदम बैठे रहेंगे, ठीक है, तो ना परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनकी वैल्यू आमतौर पे नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है। और नेगेटिव में भी दो सिचुएशंस आपके सामने आ जाएंगे, या तो ये इलास्टिक भी हो सकता है और नेगेटिव हो के ये इन इलास्टिक भी हो सकता है। तो सिंपल सा फंडा है दैट व्हेन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स लाइक अ टी और अ शुगर और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज नेगेटिव फॉर श्योर, ठीक है। सो that rise in the price of one leads to fall in quantity demand of other, causing leftward shift to demand curve। आपको पता है कि हम यहाँ पे शिफ्टिंग की बात करें, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी तो बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो साइज है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्स टेल अस हाउ स्ट्रांगली कॉम्प्लीमेंट्री दे आर, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो बताएगा कि कितना स्ट्रांगली कॉम्प्लीमेंट है। जैसे जो परफेक्ट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट है बट सब्स्टिट्यूट है, तो उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री रिश्ता होगा, कितना स्ट्रांगली कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर याद रख लीजिएगा कि अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मात्र ज़ीरो से थोड़ा सा नीचे, मतलब ज़ीरो के बड़ा करीब है, ठीक है, ज़ीरो से एकदम बड़ा करीब है, तो याद रख लीजिएगा दे आर वीक कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं वो, वीक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि जितना इसके पास चलते जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री का लेवल उतना कम होता जाएगा, लेकिन जितना ही ज़ीरो से वो दूर होता जाएगा उतना ही उसके कॉम्प्लीमेंट्री का लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। सो इफ़ इट इज़ नेगेटिव एंड वेरी हाई देन दे आर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे नेगेटिव वैल्यू हो जाती है और हाई वैल्यू हो जाती है, ज़ीरो के काफ़ी दूर होते जाता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इलास्टिक नेचर का आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि अगर स्लाइटली ज़ीरो के नीचे है, जैसे अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये वीक हो गया, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिविटी आपको नज़र आएगी उतना ही स्ट्रांगली कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। यही बेसिक सा फंडा है इसका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में, ठीक है। तो ये तो भैया हो गया हमारे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की कहानी। तो अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी देख लिया, इनकम देख लिया, क्रॉस देख लिया और आर्क देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और इलास्टिसिटी बचा है जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये तो आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट भी एक फैक्टर है जो कि हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा उतना ज़्यादा डिमांड पे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब आप एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे तो ठीक उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हुआ था। तो देखिए एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर हम एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। एक तरफ हमारा एडवर्टीज़मेंट के कारण डिमांड रहेगा और दूसरा हमारा एडवर्टीज़मेंट पे किया हुआ स्पेंडिंग होगा या एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, EA इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आप इसको कुछ चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते हो।
उसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो भी यूज़ कर सकते हो। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए इंटू ए अपॉन क्यू, ठीक है। याद है ना पुराना वाला एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, नया वाला एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट में कितना चेंज हुआ, पुराना वाला क्वांटिटी, नया वाला क्वांटिटी, और क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ। तो यही है आपका एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पे जितने भी मेथड्स लगभग मुझे बताने की ज़रूरत थी मैंने बता दिया है। अब आपका काम है कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार ब्रश अप कर लें। प्राइस इलास्टिसिटी में परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड, फिर इनकम इलास्टिसिटी, फिर आर्क, फिर क्रॉस में जो रिश्ते मैंने बताए हैं, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ों को आप कवर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।